दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे हिजाब विवाद पर। 7 दशक बीत चुके हैं और इन 7 दशक बीत जाने के बाद आखिर ये हिजाब का विवाद क्यों उभर कर आया? इसके पीछे कौन से ऐसे कारक साबित हुए और कौन से कारक जिम्मेदार हैं और क्यों प्रभावी बना रहा है? इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। दरअसल में हिजाब के विवाद को जिस संगठन ने उठाया है उसका दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में कोई जनाधार नहीं है और वहाँ की सत्ता से अभी तक ये दूर रहे हैं और आने वाले समय में भी सत्ता में पहुँचना इतना आसान वहाँ पर नहीं है और इसलिए उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए दक्षिण का एक राज्य मिला, कर्नाटक। क्योंकि केरल और तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पर ऐसी दलें की सरकारें नहीं हैं और इस कारण वहाँ से मार भगाए जाएंगे। इसलिए इन्होंने अपनी पृष्ठभूमि तैयार की कर्नाटक में और सबसे पहला जो प्रायोगिक स्थल बनाया वो शैक्षणिक संस्थानों को लेकर बनाया और शैक्षणिक संस्थानों में जिस प्रकार का विवाद देखने को मिला है, हिंदू और मुस्लिम दोनों आमने सामने आ गए। इस स्थिति को देखकर ये लगता है कि आखिर देश का विभाजन क्यों नहीं हो सकता था। जब 70 वर्ष बाद ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो सोचिएगा कि उस तत्कालीन परिस्थितियों में क्या रही होंगी जब जिन्ना और हिंदू संगठनों ने खुलकर एक दूसरे का विरोध कर रहे थे और वही कांग्रेस उन दोनों को और पूरे राष्ट्र को साधने का प्रयास कर रहे थे। अंतोगत्वा जिन्ना मानने के लिए तैयार नहीं हुए और वो धर्म के आधार पर एक नए राष्ट्र की घोषणा करने में सफल हुए। तो ये हिजाब के विवाद को लेकर जो समस्याएं हैं उनको अगर हम देखें तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से हिंदू कल्चर है उसी तरीके से वो एक मुस्लिम कल्चर है। हम मानते हैं कि ये इस्लाम का भाग या कुरान का भाग नहीं है, लेकिन हमारे देश की एक विरासत है और इसको लेकर जिस तरीके से टीका टिप्पणी की जा रही है कि ड्रेस कोड में हिजाब शामिल नहीं है। अरे ड्रेस कोड में तो पगड़ी भी शामिल नहीं होगी, ड्रेस कोड में तो मास्क भी शामिल नहीं होगा, ड्रेस कोड में तो चश्मा भी नहीं शामिल होगा। अगर होगा तो क्या सभी लोग चश्मा लगा के आएंगे? सभी लोग साड़ियाँ पहन के आएंगे? क्या ये बताया जाएगा कि ब्लाउज कैसा होगा, उसकी कटिंग कैसी होगी? कैसे ये विवाद उत्पन्न हो रहा है? दोस्तों, ये मौलिक अधिकार का प्रश्न है, वो अधिकार का प्रश्न है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था, अपनी जानें गंवाई है। यही तो मौलिक अधिकार है। जहां तक रही ड्रेस कोड की बात, तो हिजाब को भी उसी ड्रेस कोड में शामिल करना चाहिए कि जिस ड्रेस कोड में जिस कलर की ड्रेस कोड हो उसी कलर में हिजाब को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे विवादों से राष्ट्र कमजोर होता है। सरकारें अपने सत्ता को प्राप्त करने के लिए ऐसे विवादों को उठाती है। हमारी एक अपील है जो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम संगठन हैं, दोनों आपस में सामंजस्य स्थापित करें। दोनों कल्चर है हमारी। हम केवल हिंदू कल्चर को मुस्लिम कल्चर पे नहीं थोप सकते और मुस्लिम कल्चर को हिंदू कल्चर में नहीं थोप सकते। हमारा देश
विविधताओं से भरा हुआ है, जो कि हमारी विरासत है। इस विरासत को बनाए रखना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और ये आतंकवादी संगठन ये विवाद उलझाते रहेंगे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। कितना अच्छा होता कि आप लोग कहते कि आपकी भगवा अच्छा लग रहा है और दूसरा कहते कि आपका हिजाब अच्छा लग रहा है। खुशी होती, पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिलती आपको। लेकिन आपने ऐसे विवाद को जन्म दिया जिसके कारण कर्नाटक हाई कोर्ट को जो जजमेंट दिया गया, जजमेंट देने के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। और इसका मतलब ही यही है कि अभी कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हैं। तो इस कारण कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। मुझे विश्वास है कि इसमें जनता के अधिकारों की जीत होगी। अब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ड्रेस कोड में इसके हिजाब क्यों शामिल किया जाए। ड्रेस कोड में पैंट की बात होती है, उसमें चड्ढी बनियाइन की बात नहीं होती है। हाँ, वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को समस्याएं ना हो और किसी को एक दूसरे पे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारी आप जानकारी कैसी लगे, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।